प्यारे बच्चों, डेल्टा क्लास में आपका स्वागत है। आज हम 7वीं क्लास का गणित प्रकाश उसमें अध्याय 4 हिंदी मीडियम वाला उसमें पेज नंबर 87 88 आगे जहाँ तक हो सकेगा करेंगे। यहाँ तक का पहले वाले हम सारी पेजेस कर चुके हैं। अब हम आगे स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है बीज गणितीय व्यंजकों का सरलीकरण। क्या मतलब है, आगे समझते हैं क्या कहना चाह रहे हैं। बीजगणित व्यंजक आपको पता है, ऐसे व्यंजक जिसमें जैसे अगर मान लो कोई 4 + 3 हो, अगर उसमें हम एक अक्षर संख्या डाल दें, ये हमारा अंकगणितीय व्यंजक है कि 4n + 3 कर दें तो ये हमारा बीजगणितीय व्यंजक बन जाएगा। चलो स्टार्ट करते हैं कैसे। पूर्व में हमने विभिन्न समचित्रों के परिमाप को उनकी भुजाओं के पदों में ज्ञात करने के लिए व्यंजक प्राप्त किए थे। यानी आपको याद होगा हमने समत्रिभुज के लिए त्रिभुज के लिए या वर्ग या समत्रिभुज समपंचभुज उनके हमने परिमाप निकाले थे इसी व्यंजक को बना के। तो हम आगे उस टॉपिक को और आगे लेके जाएंगे। आइए अब एक आयत का परिमाप ज्ञात करने के लिए एक व्यंजक ज्ञात करते हैं। अब हमें जो अब तक हमने ज्ञात किए थे वर्ग था जिसमें चारों भुजाएं बराबर होती है। हमने पंचभुज का निकाला था, जो भी बोलते हैं हिंदी में सम षटभुज का निकाला था जिसमें सारी भुजाएं बराबर होती हैं। अब हम उनका परिमाप निकालेंगे आयत जिनकी चारों भुजाएं बराबर नहीं होती। आयत आपको पता है इनकी आमने सामने की भुजा बराबर होती है। ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर होंगी और ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर होंगी। अब हम इसका परिमाप निकालते हैं। परिमाप आपको पता है, अगर हम चारों बाउंड्री लाइन को जोड़ दें तो उसका परिमाप बन जाएगा। स्टार्ट करते हैं आज का। पूर्व की भांति ही पहले हम वर्णन करेंगे, जब एक आयत की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात हो तो परिमाप कैसे निकाला जाता है। यानी ये देखो, आप एक लंबाई यानी एक लंबाई कर दी, ये लंबाई कर दी, फिर एक चौड़ाई की, एक और चौड़ाई जोड़ दी, फिर एक और लंबाई जोड़ी, एक और लंबाई जोड़ दी, और एक और चौड़ाई हमने एक और चौड़ाई, इन सब का योगफल ज्ञात करें। आइए लंबाई और चौड़ाई के स्थान पर अक्षर संख्या क्रमशः एल और बी, यानी लंबाई को हम एल से और चौड़ाई को बी से, यानी लेंथ और ब्रेथ का उपयोग करते हैं। अब हमारे पास इस लंबाई की जगह एल लिख दिया, चौड़ाई की जगह बी लिख दिया, फिर लंबाई की जगह एल लिख दिया, फिर चौड़ाई की जगह बी लिख दिया, और आगे परिमाप को हमने पी से बोल दिया। जैसा कि हम जानते हैं ये अक्षर संख्याओं को प्रदर्शित करते हैं, यानी ये हमारी अक्षर संख्या है जहाँ पे हम लंबाई और चौड़ाई की कीमत रख सकते हैं। अतः किसी भी व्यंजक के पद पर किसी भी क्रम को जोड़ा जा सकता है, यानी एल को पीछे ले गए, बी को आगे ले गए, हमने ये भी सीखा हुआ है। अतः उपरोक्त व्यंजन को इस प्रकार लिख सकते हैं, हमने बी को पीछे भेज दिया, एल को आगे ले आए, तो एल जमा एल और बी जमा बी। एल जमा एल किसके बराबर होगा, यानी 2 एल को हम जोड़ रहे तो 2 गुना एल, तो इसको हम 2 एल लिख सकते हैं। इसी तरह बी जमा बी यानी 2 गुना बी लिख सकते हैं, यानी 2 बारी बी 2 बारी आए भाई। आपको पता है ना कि 2 बारी कोई संख्या को जोड़ना, जैसे 4 जमा 4 करना या 2 गुना 4 करना, एक ही बात है। देखो ये भी 8 उत्तर होगा और ये भी 8 उत्तर होगा, तो चाहे ऐसे लिख लो चाहे ऐसे लिख लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और हमने देखा, ये भी सीख चुके हैं कि बीच में अगर गुना का निशान हो तो सीधा हम इस तरह लिख सकते हैं। इसी तरह बी जमा बी को हमने 2b लिख दिया, तो हमने एल की जगह लिख दिया 2l और बी की जगह लिख दिया 2b। ठीक है, तो ये हमारा जो है ये बन गया फार्मूला परिमाप का, आयत के परिमाप का फार्मूला बोल दो या बीजगणितीय व्यंजक बोल दो। कौन सा बन गया, ये वाला। P बराबर है 2l जमा 2b। P हमारा परिमाप है, दोगुना हमें लंबाई लेनी है, दुगनी हमें चौड़ाई लेनी है, उन दोनों को जोड़ देना। आगे क्या बोला है, ध्यान दीजिए कि परिमाप के लिए हमने जो प्रारंभिक व्यंजक l जमा बी एल जमा बी एवं अंतिम व्यंजक कौन सा लिया था हमने, 2l जमा 2b प्राप्त किए। वे दिखते तो भिन्न, यानी इन दोनों को देखो हमें अलग अलग नज़र आ रही हैं, फिर भी वे समान है क्योंकि हमने प्रारंभिक व्यंजक में वही नियम एवं संक्रिया लगाई जो हमने पहले संख्याओं के लिए लगाई थी। यानी प्रारंभिक व्यंजक से हम यहाँ तक पहुँचे हैं और सारे नियमों को मानते हैं, इसलिए वो एक ही चीज़ है। वे इस अर्थ में समान है कि जब अक्षर संख्याओं को संख्याओं से प्रतिस्थापित किया जाएगा तो उन दोनों में समान प्राप्त होगा। कैसे समान है, अगर हम मान लो कोई उदाहरण के लिए, अब मैं इसे चलो उदाहरण आगे बता ही रखा है कि यहाँ पे एल की यानी लंबाई की जब हम इसमें चाहे वैल्यू रख ले, प्रतिस्थापित कर दें, या इसके अंदर रख ले, दोनों का जो उत्तर है वो बराबर आएगा। ये इन्होंने उदाहरण से समझा भी रखा है। उदाहरण के लिए यदि हम एल को 3
बी का 4 मान रख देते हैं, तो एल जमा बी, एल जमा क्या होगा, एल की जगह 3 रखा, बी की जगह 4 रखा, बी हमारा 4 है, एल की जगह फिर 3 रखा और इनको 4 रखा, जोड़ा, 4 और 3 7, 7 और 3 10, 10 और 4 14, वही उत्तर आया। अगर हम 2L और 2B को रखें, 2L की जगह 2 गुना 3 हो गया, जमा, वही जमा आ गया, 2 गुना बी में 2 तो हमने ऐसे ही रख दिया और बी की कीमत 8 रख दी। जब हम इनको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, आपको पता है कि इनको पहले जोड़ने से पहले गुना करना पड़ेगा। ये कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6 जमा 4 दूनी 8, 8 और 6 14 को जोड़ोगे तो देखो ये और ये उत्तर दोनों बराबर सेम आ गए। इसमें क्या है, हम व्यंजक 2L जमा 2B को L जमा बी का सरलीकृत रूप कह सकते हैं, कि थोड़ा इजी है, इसमें 4 बाई जोड़ना पड़ेगा, ये जोड़ना आसान है और बहुत लंबा भी नहीं लिखना पड़ता। आइए सरलीकरण के कुछ अन्य उदाहरण देखते हैं और देखते हो सरलीकरण हम कैसे कर सकते हैं। जैसे एक उदाहरण दे रखा है, यहाँ सारणी में एक दुकानदार पर बेची गई पेंसिल और रबड़ की संख्या दिखाई गई है। ये पेंसिल का इसकी मूल्य C है, रबड़ है इसका मूल्य D है। प्रत्येक पेंसिल की कीमत C है जो अब दिखा दी, ये प्रत्येक रबड़ की कीमत D है, ये भी हमने दिखा दिया। दुकानदार द्वारा इन 3 दिनों में अर्जित किए गए कुल रुपए हमें ज्ञात करने हैं। पहले दिन उसने 5 पेंसिल बेची, 4 रबड़ बेची। दूसरे दिन 3 पेंसिल बेची, 6 रबड़ बेची, क्या बोल रही हूँ, दूसरे दिन 3 रबड़ बेची, फिर उल्टा बोल गई। ये देखो, पहले दिन 5 पेंसिल, दूसरे दिन 3 पेंसिल और तीसरे दिन 10 पेंसिल। रबड़ पहले दिन 4, दूसरे दिन 6 और तीसरे दिन 1 बेची। आइए हमने पहले पेंसिल की बिक्री से अर्जित किए गए रुपयों का ज्ञात करते हैं। कैसे, पहले दिन पेंसिल बेचकर कितने रुपए की कमाए गए, 5C। कैसे कमाए, देखो पहले दिन 5 बेची, हर एक की कीमत कितनी थी, C रुपये थी, तो पहले दिन कितने पैसे कमाए, 5C कमाए। दूसरे दिन कितने कमाए, 3C कमाए। तीसरे दिन कितने कमाए, 10C कमाए, है ना। 10 पेंसिल बेची और हर एक की कीमत C थी, तो 10C। इसी तरह उसने पहले दिन 4D रबड़ बेची, ये रुपीज़ में है, समझ गए बात को, ठीक है। दूसरे दिन उसने 6D रुपयों की रबड़ बेची, तीसरे दिन उसने 1D रुपयों की रबड़ बेची। अब हम देखें कि दूसरे दिन पेंसिल बेचकर अर्जित किए गए रुपये कितने हैं। दूसरे दिन बेचे थे उसने 3C और तीसरे दिन कितने बेचे, 10C, यही है ना, इस तरह बेचे। पेंसिल की बिक्री से अर्जित किए गए कुल रुपये कितने हो गए, पहले दिन 5C, दूसरे दिन 3C के पैसे मिले और चौथे दिन 10C के पैसे मिले, ठीक है। क्या हम इन व्यंजकों को आगे हल कर सकते हैं, पदों की संख्या कम कर सकते हैं। भाई इतनी लंबी हमने लिखा, क्या हम इनको जोड़ सकते हैं और इसका आसान बना सकते हैं। व्यंजक का अर्थ है कि C के 5 गुने को C के 3 गुने में जोड़ा गया है, फिर इसे C के 10 गुने में जोड़ा गया है। कि इस व्यंजक का मतलब क्या है कि हमने C का 5 गुना किया उसमें और C का 3 गुना किया, इन दोनों को जोड़ा, उसके अंदर C का 10 गुना किया, फिर दोबारा हमने इसमें जोड़ दिया। अतः कुल मिलाकर अक्षर संख्या C को कितनी बार जोड़ा गया, 5 जमा 3 जमा 10, इतनी बार आपस में गुना करके इनके साथ C को जोड़ के गुना किया गया, बार जोड़ा गया। यह मान वही है जो संख्याओं के वितरण रूप में हम देख चुके हैं। वितरण नियम में आपको समझा देते हुए, वितरण क्या था कि अगर मान लो एक A संख्या है, उसके अंदर B जमा C है, तो इसका क्या मतलब है, ये A B से गुना होगा, A गुना B, बीच में जमा है तो जमा रहेगा, A गुना C रहेगा। इसी तरह अगर हम और क्या कर सकते हैं इसमें, और मैं आपको उल्टा कैसे करके दिखा सकती हूँ वो आपको करके दिखाती हूँ। जैसे मान लो हमारे पास A गुना C जमा B गुना C है, तो इसमें आप देखो दोनों में C कॉमन है ना। देखो यहाँ पर भी C है, यहाँ पर भी C है। इसको अगर हम, जिसको हम बोलते हैं उभयनिष्ठ निकालना, अगर दोनों में कोई चीज़ कॉमन है, उभयनिष्ठ है, तो दोनों के ब्रैकेट लगाकर दोनों के बाहर लिख सकते हैं। अंदर जो बच गया, यहाँ पर A बचा, जमा का निशान है, B बचा, इसको अंदर लिख देंगे। ये बिल्कुल वैसे वितरण गुण है कि अगर हम इसका ब्रैकेट खोलेंगे तो A गुना C हो जाएगा, B गुना C हो जाएगा। सेम चीज़ यहाँ पर हो रही है, 5 गुना C जमा 3 गुना C जमा 10 गुना C। यहाँ पर देखो ये C उभयनिष्ठ है,
इसमें भी सी है, इसमें भी सी है, तो ये सी हम बाहर कॉमन यानी उभयनिष्ठ निकाल सकते हैं। यहाँ पर क्या बच गया, 5 बच गया, बीच में जमा का निशान बचा, यहाँ पर 3 बच गया, फिर जमा का निशान बचा, 10 बच गया। तो ये किस में बदल गया, 5 जमा 3 जमा 10 गुना सी को अगर हम जोड़ें तो हमारा कितना हो जाएगा, 5 और 3 8 और 8 और 10 18, यानी 18 गुना सी 18 सी के रूप में सरल किया जा सकता है। क्या मतलब, जो हमने इतना लंबा चौड़ा लिखा था, हमने क्या लिखा था, उसने कितनी, यहीं पे आ जाते हैं, कितनी रबड़ बेची थी उसने, पहले दिन 5 सी, दूसरे दिन 3 सी, तीनों दिन मिला के कितनी जोड़ी उसने, 10 सी जोड़ी। तो कुल उसने कितनी रबड़ जोड़ी, 3 दिनों को कोई पूछे, 5 और 3 8 और 10 18 सी जोड़ी। अब चाहे सी यहाँ पे उस सी की वैल्यू रख के इसको कीमत निकालो, इसकी निकालो, इसकी निकालो, या सीधी सी इसमें कीमत रख के निकाल दो, दोनों का आंसर सेम ही आएगा। ये हम इस वाली व्यंजक को हमने इसमें सरल कर लिया। यदि सी 50 रुपये हो तो पेंसिल की बिक्री से अर्जित की गई कुल राशि कितनी होगी। ठीक है, या तो ये हम अलग अलग कर ले, या हम सीधा जो हमारा व्यंजक 18 सी था उसमें सी की कीमत रख दे, कितनी है, 18 गुना हमारा 50 रुपये है, तो कितना हो जाएगा, 18 पंजे ये 90 हो गया और 1 जीरो हमारी होगी। तो कुल उसने कितनी जोड़ी थी, 900 रुपये, 900 रुपये की उसने पेंसिल जोड़ी थी। और आप इसको क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। आप क्रॉस चेक कैसे करोगे, सी अगर 90 ले रहा है तो क्या करेंगे, 5 गुना, सी 50 रुपये ले रहा है, 5 गुना 50, यहाँ पर भी कीमत रख सकते हैं, 3 गुना 50 जमा 10 गुना 50, जोड़ा 5 5 25, 250, 5 दिए 15, सॉरी 5 से 15, 150 और 500, 250 और 150 मिलके हो गया हमारा 400 जमा 500, ये भी 900 रुपये ही आ गया। तो ये 900 रुपये, ये 900 रुपये, दोनों हमारे बराबर हो गए। ये हमारा पेंसिल का निकल गया। अब आती है रबड़ की बात। रबड़ की बिक्री से अर्जित किए गए कुल रुपयों के लिए व्यंजक लिखिए, फिर व्यंजक को हल कीजिए। इन 3 दिनों में पेंसिल और रबड़ की बिक्री से अर्जित किए गए कुल रुपयों के व्यंजक 18 सी जमा 11 डी है। अब हम रबड़ का व्यंजक देखते हैं कैसे बनाएंगे। इधर मैं मिटा देती हूँ। ये देखिए आप, पहले दिन रबड़ 4 बेची और एक की कीमत डी है, तो पहले दिन कितनी बेची, 4 डी बेची। दूसरे दिन कितनी बेची, 6 बेची, उसकी एक ही कीमत डी है। और तीसरे दिन कितनी बेची, सिर्फ 1 डी बेची, है ना। ऐसे अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 4 गुना डी जमा 6 गुना डी जमा 1 गुना में डी। अब ये डी तीनों में कॉमन है तो ये क्या निकल जाएगा, हमारा उभयनिष्ठ निकल जाएगा। अंदर 4 बचा जमा 6 बचा और इसमें 1 बचा, बाहर निकल गया डी। तो 6 जमा 4 10 हो गया, जमा 1 11। तो हमारा कितनी कीमत हो जाएगी इसकी व्यंजक की, ये उसका उत्तर ही लिख रही हूँ मैं। ठीक है, 11 डी हो जाएगा। यहाँ पर व्यंजक को हल कर दिया, इसका जो आंसर है आपका ये अलग हो, ये हमारा पूरा व्यंजक निकला और सरल करके 11 डी हो गया। आगे कह रहे हैं, इन 3 दिनों में पेंसिल और रबड़ की बिक्री से अर्जित किए गए कुल रुपये का व्यंजक क्या होगा, 18 सी। क्योंकि हमने देखा था इसका जब जोड़ के हमारे पास 18 सी बना है, इसका अभी हमने जोड़ के देखा है तो 11 डी बना है। इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना बनेगा, 18 सी जमा 11 डी, ये हमारा बन गया। क्या व्यंजक 18 सी को आगे हल किया जा सकता है, नहीं। क्यों नहीं हल किया जा सकता, क्योंकि सी और डी अलग अलग अक्षर संख्या है। सिंपल सी बात है कि आप पेंसिल पेंसिल को तो जोड़ लेंगे, आप रबड़ रबड़ को जोड़ लेंगे, हम पेंसिल और रबड़ को इकट्ठा नहीं जोड़ सकते। इस व्यंजक को आगे हल करने की कोई अन्य विधि नहीं है, क्योंकि इनमें भिन्न भिन्न अक्षर संख्याएं हैं। अभी ये अपने सरलतर रूप में है। यदि प्रश्न में हमने व्यंजक 5 सी जमा 10 सी जमा 10
5C 3C जमा 10C को व्यंजक 18C तक सरल होते देखा होगा, लेकिन इसको नहीं कर सकते क्योंकि अब हमारा ये C था, ये D बन गया। जांचिए कि यदि C को विभिन्न संख्याओं से प्रतिस्थापित किया जाए तो क्या दोनों व्यंजकों का मान प्राप्त तो क्या दोनों व्यंजकों के मान समान प्राप्त होंगे। तो इसमें आपको इसी सी में ही रख के देखना है। जैसे हमने 50 रुपये, हम 2 रुपये रख के देख लेते हैं। जैसे हमारा व्यंजक था, क्या था पहले दिन, इसका व्यंजक हमारा था 5, 3 और 10C। हमारा व्यंजक था 5C और 5, 3 और कितना था 10। 5C 3C और 10C, इसका हमारा व्यंजक निकला था 18C। अगर हम इसका बायां पक्ष लेते हैं पहले, तो इसके क्या होता था 5C जमा 3C जमा 10C, और यहाँ मान लेते, माना C की वैल्यू ले लेते हैं हम 2 रुपये। तो इसमें रखा तो कितना हो गया 5 गुना 2 जमा 3 गुना 2 जमा 10 गुना 2, तो कितना हो गया 5 दूनी 10 जमा 3 दूनी 6 जमा 10 दूनी 20। कितना आ गया, इनको हम आगे पीछे जोड़ सकते हैं, 20 और 10 को जोड़ा 30, और कितना आ गया 36 रुपये। अगर हम दायां पक्ष लेते हैं तो हमारे पास क्या 18C है ना। C में सीधा हम 18 गुना C हमारा 2 रुपये है, 2 कर देते हैं, तो 18 दूनी 36 रुपये। तो इससे हमें ये पता चल गया कि दोनों, हमारा जो बायां पक्ष है और जो दायां पक्ष है दोनों बराबर हैं। अतः हम इससे क्या पता चल गया, 5C जमा 3C जमा 10C बराबर है 18C। ठीक है, ये हमारा, हमने इसको, आप इसमें C के अंदर 1 रुपया, 5 रुपये, 7 रुपये, 2 रुपये, 3 रुपये, 20 रुपये, 100 रुपये, आप कोई भी इसको रख के अपना आंसर चेक कर सकते हैं। एक मैंने आपको करके दिखा दिया। ठीक है, ये इससे आगे वाला आयत वाला हम इससे अगली वीडियो में करेंगे। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, और मेरे को बताते रहिए आप किस स्टेट से, कुछ बच्चे गंगापुर से देख रहे थे, और कुछ यहाँ पर क्या नाम है, कोई नज़र के पास गांव है ढासा, वहाँ से देख रहे थे। अब जहाँ से देख रहे हैं आप मेरे को बताते रहिए, मुझे अच्छा लगेगा। तब तक ध्यान रखिए, टेक केयर बच्चों।